हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में हमारे पास बेसिक 4 प्रेपरेशंस होते हैं और उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल से हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? हेलोजन को मैं यहाँ X से डिनोट कर रही हूँ। हेलोजन बॉन्डेड विद एनी अल्केन ग्रुप। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ में अगर हेलोजन अटैच्ड हो वी कॉल इट अ हेलो अल्केन। दैट इज वेरी बेसिक, जो हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी अच्छे से कर चुके हैं। नाउ कम्स योर फर्स्ट प्रेपरेशन। सो फर्स्ट प्रेपरेशन इज फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट फ्रॉम हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? एनी हेलोजन attached with a hydrogen, that is halogen acid, यानी कि protonated halogen। तो from halogen acid। सेकेंड इसमें प्रिपरेशन आएगी from phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide। third preparation we are going to do under this category is from thionyl chloride यानी कि SOCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कोहल से यहाँ पे मैं साथ में क्लासिफाई करती जाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिपरेशन। फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स हैव द जनरल फॉर्मूला ROH, where OH is the hydroxyl group and R is the alkyl group. So alcohol, and what do we have to use next? HX. And what do we need to prepare? Alcohol plus halogen acid। halogen acid give you, ये वाटर आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। हेलो अल्केन हमें पता है, हमें हेलो अल्केन ही प्रिपेयर करना है, तो सिंपली प्रिपेयर हेलो अल्केन प्लस वाटर विल गेट एलिमिनेटेड, राइट। ये मैंने यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखी फॉर द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड। अब मैं यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगी। तो बेसिकली अब आप ये पूछोगे कि हर एक अल्कोहल या हर एक हेलोजन एसिड सेम ही रिएक्टिविटी शो करता है, यानी कि सेम ही रेट से रिएक्ट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन सभी अल्कोहल एंड सभी हेलोजन एसिड के लिए इसमें सेम होगा? नहीं। तो इसमें हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? देखिए जी, हमारा रिएक्शन रेट या फिर हमारा रिएक्शन कितना तेजी से होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड पे। ऑब्वियसली रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कोहल्स की बात करेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट अल्कोहल्स, हमारे पास 3 टाइप्स के अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल्स, ओके, एक तरफ मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया है, एक तरफ सेकेंडरी अल्कोहल दिया है, एक तरफ मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल है। एंड आई एम सेइंग कि आपको हेलो अल्केन बनाना है फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। 3 स्टूडेंट्स हैं, एक को मैंने प्राइमरी अल्कोहल दिया, एक को सेकेंडरी, एक को टर्शियरी। तीनों ने हेलो अल्केन फॉर्म किया। किसका हेलो अल्केन जल्दी बनेगा? उसका जल्दी बनेगा जिसके अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हमें पता है प्रोडक्ट तब जल्दी बनते हैं अगर हमारे रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव हो। तो वी नीड टू नो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसको स्टडी करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द मैकेनिज्म। तो मैं सिंप्लीफाई वे में आपको छोटा सा मैकेनिज्म बताती हूँ इस रिएक्शन के लिए। यू हैव दिस अल्कोहल, तो बेसिकली क्या होगा, हमें पता है HX हेलोजन एसिड। इफ इट इज एन एसिड, तो एसिड का काम क्या होता है? वो आपके रिएक्शन में H पॉजिटिव आयंस देता है। तो जो H पॉजिटिव आयंस इस रिएक्टेंट से आएंगे, HX विल बी H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा, राइट। जब रिएक्शन के लिए ब्रेक करेगा, तो जो H पॉजिटिव है जो हमें इस रिएक्टेंट मिक्सचर से मिल रहे हैं ड्यू टू दिस एसिड, क्योंकि एसिड डोनेट्स H पॉजिटिव आयंस, तो H पॉजिटिव आयन HX से हमें मिलेंगे। H पॉजिटिव आयन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दैट मींस उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब इस एटम ने, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। क्योंकि डोनेट किए हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और हमें पता है जब भी किसी एटम के पास या
किसी भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास में लोन पेयर दिखाई दे रहा है, इट इज लाइक मूविंग इन द मिक्सचर, और इसे एकदम से दिखा कि ओके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिए। तो अब ये क्या बनेगा, ROH2, ठीक है। एंड ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जो डोनेट करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन विल डोनेट टू हाइड्रोजन, एंड डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दिस इज द इंटरमीडिएट वी हैव फॉर्म्ड। अच्छा, अब सबको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, क्योंकि जो ऑक्सीजन का नेचर है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड अब ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट हैज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, और ऑक्सीजन क्या बन गया, सिंपल ऑक्सीजन विदाउट एनी चार्ज, तो OH2, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, बॉन्ड ब्रेक हुआ। अल्काइल ग्रुप ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए ऑक्सीजन को, तो अल्काइल ग्रुप या R विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज नाउ। OH2 को अगर मैं सीधा करके लिखूं या सिंपलीफाइड वे में लिखूं, इट इज H2O, H2O हमारा बाय प्रोडक्ट पहले ही बाहर निकल चुका है, R पॉजिटिव बन गया। नाउ व्हाट इज R पॉजिटिव, R पॉजिटिव अल्काइल पॉजिटिव, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कार्बोकटायन, सो अ कार्बोकटायन इज फॉर्म इन दिस केस। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म चल रहा है, कार्बोकटायन बन गया। अब जो हमारे पास X नेगेटिव है, ये कैसे ब्रेक हुआ था, H पॉजिटिव जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, क्या बचा है X नेगेटिव, यानी कि हैलाइड आयन, हैलाइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज, कार्बोकटायन कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, RH, तो हेलो अल्केन एंड वाटर इज फॉर्म। अब हम वापस आते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पर कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, ठीक है जी। हमें पता है कि जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट है, ठीक है, उसमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकटायन भी है, कार्बोकटायन रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर कार्बोकटायन ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, तो अगर ये कार्बोकटायन स्टेबल होगा तभी रिएक्शन होगी। This ROH will change to R positive only if the carbocation is stable. तो जो कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि आपका प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वो उतना जल्दी फॉर्म होगा, और जब प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट स्टेबल है, दैट मीन्स आपका रिएक्टेंट ऑब्वियसली अनस्टेबल या लेस स्टेबल था, तभी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो अगर कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स ROH यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल उतना ही रिएक्टिव होगा। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, हमने लो क्लासेस में भी किया होगा कि टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसके जो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो 11th क्लास में आपने किए होंगे, तो उस पर अगर हम जाएंगे तो ज्यादा डिटेल हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वी ऑलरेडी नो कि टर्शियरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अगर टर्शियरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्शियरी अल्कोहल्स होंगे वो ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव होंगे। प्रोडक्ट जितना स्टेबल, रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव, या इंटरमीडिएट जितना स्टेबल, रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव। तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। सेकेंडरी कार्बोकटायन उससे कम स्टेबल, तो सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव। देन प्राइमरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव। तो सेकेंडरी अल्कोहल, सो टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद में सेकेंडरी और उसके बाद में प्राइमरी। अल्कोहल की रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन
which have formed in the reaction or during the reaction. नेक्स्ट आप HX की स्टेबिलिटी पे आ जाओ, यानी कि हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हम हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी करेंगे। अल्कोहल का हमें डन हो गया कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। नेक्स्ट आप आ जाओ हेलोजन एसिड्स पर। हेलोजन एसिड्स यानी कि HX, अब जब आप हेलोजेंस की बात करते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन के ग्रुप में ऐसे हेलोजेंस लगे होते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और हमें ये भी पता है कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, डाउन द ग्रुप जैसे ही आप जाते हो, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा, यही होता है। चलो, और जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए अब इसकी रिएक्टिविटी पे आते हैं। HF, HCl, HBr एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्टिविटी पे, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका ये HX बॉन्ड जल्दी टूटेगा, क्योंकि HX बॉन्ड टूटेगा तभी H पॉजिटिव रिलीज होगा, तभी X नेगेटिव रिलीज होगा। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, यानी कि जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो जल्दी टूटेगा। जो जल्दी ब्रेक होगा, HX का जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखो जी, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, हाइड्रोजन एक बहुत छोटा एटम है। अगर हम साइज को कंपेयर करें तो दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज फ्लोरीन। फ्लोरीन हाइड्रोजन से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्लोरीन अब थोड़ा और बड़ा होगा, देन ब्रोमीन उससे थोड़ा और बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा, क्योंकि ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन छोटा, देन क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा, ऐसी सीरीज चल रही है। ठीक है जी, तो अगर ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है कि छोटा कटायन छोटे एनायन को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होने के कारण ये दोनों का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एंड HCl, क्लोरीन हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी और कम हो जाएगी। HBr, अब हाइड्रोजन बहुत छोटा है, ब्रोमीन बहुत बड़ा है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, तो दोनों में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बोल दो या दोनों में साइज का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इनका बॉन्ड और भी वीक होगा। देन HI का बॉन्ड तो बिल्कुल वीक होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, हाइड्रोजन छोटा है, फ्लोरीन उसके कंपैरेटिवली सिमिलर साइज का है, तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, जितना छोटा कटायन छोटे अनायन को स्टेबलाइज करता है, छोटा कटायन छोटे अनायन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, बड़ा कटायन बड़े अनायन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन छोटा है तो उसका छोटे वाले अनायन से अच्छा बॉन्ड बनेगा, बड़े वाले अनायन से बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, तो इस रीजन के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि HF का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अगर ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी, HF बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो ये रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो HF की रिएक्टिविटी सबसे कम, उसके बाद में HCl, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HI।
तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में ड्रॉ करूं तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे वीक है H एंड I का, देन HBr, देन HCl एंड HF सबसे कम रिएक्टिव। HF बिल्कुल रिएक्ट करता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्शन होती है इसकी। क्यों? क्योंकि HF का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए जल्दी नहीं टूटता। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इनका साइज कंपैरेबल है, हाइड्रोजन भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, तो अच्छा बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज भी कर ली एंड यू हैव डन दिस रिएक्टिविटी सीरीज अलोंग विद द रीजन। कुछ बुक्स में इसका रीजन न्यूक्लियोफिलिसिटी भी लिखा होता है, दैट इज आल्सो करेक्ट, मैंने सिंपल वाला रीजन करवाया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ग्रूव्स प्रोसेस। दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन। तो ग्रूव्स प्रोसेस, बेसिकली ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है, आप इसी रिएक्शन से अगर क्लोरोअल्केन बना रहे हो तो उसे हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, और ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी कि वो वाला जिंक क्लोराइड जो पूरी तरह से ड्राई होगा, जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, उसकी प्रेजेंस में हमें ये जिंक क्लोराइड, यानी कि वो वाला जिंक क्लोराइड जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा या जो ड्राई जिंक क्लोराइड होगा। ठीक है, इसमें आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी यूज होते हैं ताकि वाटर इजीली रिलीज हो पाए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? डिहाइड्रेट नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारे रिएक्टेंट में से जो हमारे रिएक्टेंट्स में से वाटर इजीली निकाल पाए, जो किसी भी चीज को डिहाइड्रेट करना क्या होता है? वाटर को रिमूव करवाना, वाटर किसी चीज में से खींचना, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो अगर हमारा जो अल्कोहल एंड HX में से वाटर रिलीज हो रहा है तो वो रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यही काम होता है वाटर को रिमूव करवाना खींच के। तो वाटर रिमूव हो रहा है तो इसलिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें यूज कर रहे हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के यहाँ पे दो फंक्शंस है एक ग्रूव्स प्रोसेस में। एक तो क्योंकि ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है तो ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम करेगा, वाटर रिमूव करवाने का काम करेगा। सेकंड इसकी जो जॉब है, इट इज अ ल्यूइस एसिड। अभी मैं पहले रिएक्शन लिखूंगी फिर आपको बताऊंगी कि ये ल्यूइस एसिड क्या होता है और इसका क्या जॉब है इस पूरे रिएक्शन में। तो लेट अस फर्स्टली राइट डाउन ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है? ROH में यहाँ पे R जनरल अल्काइल ग्रुप लेके चल रही हूँ, आप इसमें R कोई भी अल्काइल ग्रुप, मीथेन इथेन कुछ भी मिथाइल इथाइल यूज कर सकते हो। HCl, ग्रूव्स प्रोसेस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, ठीक है, और अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आप HCl लोगे, X is the Cl when your halogen is chlorine, you use Groves process, और Groves process is simply the preparation of RCl। तो HCl आपने लिया, in the presence of anhydrous zinc chloride, in the presence of anhydrous zinc chloride क्या फॉर्म होना है? वाटर एलिमिनेट करो, ऊपर जनरल रिएक्शन लिखिए, उसमें क्लोरीन पुट करो, नथिंग एल्स, डन। अब मैं आपको जिंक क्लोराइड का यहाँ पे फंक्शन बता रही हूँ। ऊपर वाले रिएक्शन में जस्ट सिंपली हमने क्लोरीन पुट कर दिया, नथिंग एल्स। जिंक क्लोराइड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका जो मेजर यूज है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जिंक क्लोराइड यूज हो रहा है। जिंक क्लोराइड क्या होता है? जिंक क्लोराइड एक ल्यूइस एसिड है। ल्यूइस एसिड क्या होता है? ल्यूइस एसिड बेसिकली एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो ल्यूइस एसिड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसे जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं ये उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की या खींचने की कोशिश करता है। तो ल्यूइस एसिड की तरह ये वर्क करेगा। अब इसका क्या काम होगा? जैसे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है तो अगर मैंने जिंक क्लोराइड डाला, जिंक क्लोराइड एक ल्यूइस एसिड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज अ ल्यूइस एसिड, तो इसे जहां से भी इलेक्ट्रॉन्स दिखे या उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे भी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जैसे H पॉजिटिव को दिख रहे थे। तो अब इसे पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी हैं, दो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद टू लोन पेयर्स जो उसके ऊपर होते हैं। अब जिंक क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना है यानी कि कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। देखो ध्यान से समझो, R ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, राइट, दिस इज द अल्काइल ग्रुप।
ठीक है जी। अब यहाँ से जो जिंक क्लोराइड आ रहा है, दिस इज जिंक क्लोराइड, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दिखे, तो इसने भी ऑक्सीजन को यहाँ से पुश करने की कोशिश की, यहाँ से इसने ऑक्सीजन का हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की। तो अब क्या होगा, जैसे इन दोनों ने हैंड पकड़ा हुआ है, तो अब जब ये यहाँ से एक पुश लगाएगा, जब ये यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन को, जिंक क्लोराइड के ऑक्सीजन को खींचने से इन दोनों का हाथ छूटेगा। वहां से कोई पर्सन अगर खींच रहा है तो इन दोनों का हैंड छूटेगा, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड वीक होगा। पहले आराम से खड़े थे हैंड पकड़ के, R एंड OH बिल्कुल जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, जिंक क्लोराइड ने ऑक्सीजन का हाथ पकड़ के उधर से खींचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जो बॉन्ड है ये वीक हो गया, इन दोनों का हाथ छूटने लग जाएगा और ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, तो इजीली टूट जाएगा। और हमें पता है अगर R एंड OH का बॉन्ड टूटेगा तो R पॉजिटिव इजीली बन जाएंगे, X के साथ में इजीली जुड़ जाएंगे एंड हमारा रिएक्शन आसान हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तभी इजी होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। ROH का बॉन्ड जल्दी ब्रेक करवाने में जिंक क्लोराइड हेल्प करते हैं, क्योंकि जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुश करता है। तो दैट इज द थिंग। तो इसलिए हम जिंक क्लोराइड इस रिएक्शन में यूज करें, एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड स्पेशली इसलिए यूज करें ताकि डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन भी हो पाए, वाटर इजीली एलिमिनेट हो पाए। नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट मेथड फ्रॉम phosphorus पेंटाहलाइड एंड phosphorus ट्राइहलाइड। तो सबसे पहले तो phosphorus ट्राइहलाइड कैसे बनता है, phosphorus पेंटाहलाइड कैसे बनता है, एक बार थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। phosphorus हमें पता है, मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ। तो phosphorus हमें पता है नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब इसके बैलेंस शेल में वी हैव 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो अब अगर ये 3 हैलोजेंस के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो इट इज लेफ्ट विद 1 लोन पेयर, और अगर ये 5 हैलोजेंस के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो इट विल बी लाइक, यहाँ पे मैं ज्योमेट्री नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपल बॉन्ड्स बता रही हूँ, तो डोंट गो ऑन द ज्योमेट्री। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो जब ये 3 हैलाइड्स के साथ में, 3 हैलोजेंस के साथ में बॉन्ड बनाएगी, इट इज लेफ्ट विद 1 लोन पेयर, और जब ये 5 हैलोजेंस के साथ में बॉन्ड बनाएगी, सिंपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 फर्स्ट ऑफ ऑल हम PX3 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्राइहलाइड। तो हमें अल्कोहल्स से विद द हेल्प ऑफ PX3 हेलो अल्केन्स को फॉर्म करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम एक अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल्स की ही कैटेगरी चल रही है, प्लस PX3 की हेल्प से फॉर्म करना है, ठीक है जी। तो RX प्लस हेलो अल्केन फॉर्म हो गया, प्लस H3PO3 विल बी फॉर्म। इज इट क्लियर? अब इसमें आपकी मर्जी है, आप PCl3 ले सकते हो, R ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे जनरल ही लिखती हूँ हमेशा। PBr3 ले सकते हो, PI3 ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका हेलो अल्केन बनेगा RCl, RBr या फिर अल्काइल आयोडाइड, एंड H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट फॉस्फोरिक एसिड है ये H3PO3, ये तो रिलीज होएगा ही, ठीक है जी। मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स के साथ में ये बता दिया है। R ग्रुप आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल आयोडाइड, कुछ भी, ठीक है। एंड इट शुड बी सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला, यानी कि अल्केन वाला ही ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे R ग्रुप अल्केन ही होना चाहिए, अल्कीन या अल्काइन नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस R ग्रुप यू टेक दैट शुड बी अल्कीन ओनली। अब आपकी बुक में एक और सिंपल सी चीज बताई होती है कि PBr3 एंड PI3 आप कैसे प्रिपेयर करते हो, तो लेट अस डू दैट प्रिपरेशन आल्सो। PBr3 एंड PI3 आप कैसे फॉर्म करते हो, लेट अस डू दैट। क्लोरीन की नहीं बताई होगी। तो आप एक रेड फॉस्फोरस लेते हो, साथ में ब्रोमीन को ऐड करते हो, ब्रोमीन, एंड यू फॉर्म PBr3। सिंपल है। अब आप इसको बैलेंस करो। केमिस्ट्री में चाहे आपने रिएक्शन कितनी भी सही लिखी, आपने कंडीशन सही लिखी, आपने टेम्परेचर, प्रेशर रेंज सही लिखी है, यू हैव यूज्ड द राइट कैटलिस्ट, राइट प्रोडक्ट, राइट रिएक्टेंट बन रहा है, थ्योरी सही है, लेकिन अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपकी पूरी रिएक्शन पे क्रॉस होएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्शन बैलेंस्ड जरूर करो। जो भी रिएक्शन केमिस्ट्री में कर रहे हो, लिख रहे हो, बोर्ड की क्लास में, नॉन बोर्ड की क्लास में, मेक श्योर यू टेक 1 मिनट एंड चेक इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड।
राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं, टेक योर टाइम एंड चेक दैट, वरना पूरी रिएक्शन पे क्रॉस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। चलो लेट्स चेक द बैलेंसिंग, देख के थोड़ा पता लग रहा है कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। यहाँ पे 4 लिखो, 4 3 जा 12, यहाँ पे 6 लिखो। इज इट बैलेंस्ड नाउ? यस। चलो अगेन उसमें आयोडीन ऐड करो, आयोडीन इन द सॉलिड फॉर्म, PI3 विल बी फॉर्म, सेम में बैलेंसिंग होगी, ठीक है जी। PBr3 भी हमने फॉर्म कर लिया, PI3 भी हमने फॉर्म कर लिया, उसे इस रिएक्शन में यूज करो, ठीक है। तो फास्फोरस ट्राइहलाइड से हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हमें फास्फोरस पेंटाहलाइड से प्रिपेयर करना है, दैट इज PX3, क्योंकि दोनों ही हमारी सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं। तो PX5 फास्फोरस पेंटाहलाइड आई एम टेकिंग हियर, जो पहले हमने किया था दैट वाज फास्फोरस ट्राइहलाइड, तो यहाँ पे मैं फास्फोरस पेंटाहलाइड के साथ में आपको प्रिपेयर करके बता रही हूँ हेलो अल्केन्स। तो चलिए अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाहलाइड से ट्रीट करवाओ, योर प्रोडक्ट विल बी एक PX, तो हेलो अल्केन तो हमें फॉर्म करना ही है, उसके साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या बनेंगे, इट विल बी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड दैट इज POCl3 प्लस HCl, check whether the reaction is balanced or not. Phosphorus oxychloride, HCl and RX are formed. I think the reaction is balanced. And इसमें हम लोग इसको स्पेशली क्लोरोअल्केन्स को बनाने के लिए ही यूज होता है। I'll tell you why. पहले आप इसमें क्लोरोअल्केन बना लो, RCl plus POCl3 plus HCl. I'll be very clear here कि ये क्लोरोअल्केन के लिए ही यूज हो रहा है। Then, अच्छा जी, तो ये आपको क्लियर है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। अपने अल्कोहल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐड किया, सिर्फ क्लोरीन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है, सिर्फ क्लोरीन के लिए या फास्फोरस पेंटाहलाइड से हेलोअल्केन प्रिपेयर कर सकते हो, मैं बताती हूँ क्यों। अच्छा, पहले तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, अल्कोहल में फास्फोरस पेंटाहलाइड ऐड किया, क्लोरोअल्केन फॉर्म हुआ, या अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हुआ, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl रिमूव हो गया एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड आई थिंक। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि फास्फोरस पेंटाहलाइड में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फास्फोरस पेंटाआयोडाइड, दे डोंट इवन एग्जिस्ट, ठीक है। फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फास्फोरस पेंटाआयोडाइड एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप इनका रिएक्शन करवा ही नहीं सकते और इससे हेलोअल्केन फॉर्म नहीं करवा सकते हो, क्योंकि PBr5 एंड PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, आई विल टेल यू द रीजन। ओके, टॉकिंग अबाउट PBr5 एंड PI5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, तो दे डजंट एग्जिस्ट बिकॉज अगर आप फास्फोरस का साइज देखो, फास्फोरस का साइज तो क्लोरीन से ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो इट गोज लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फैमिली, और उसके नीचे फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल में होता है। तो ये फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन है, फास्फोरस के बाद में सल्फर आता है, सल्फर के बाद में क्लोरीन आता है, तो ऑलमोस्ट फास्फोरस एंड क्लोरीन के साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अगर आप एक फास्फोरस के अराउंड 1 2 3 4 5 क्लोरीन लगाना चाहो तो इजीली लग सकते हैं। फास्फोरस के अराउंड इतनी स्पेस होगी कि वो 5 क्लोरीन को अपने साथ में अटैच कर पाए और ऐसे बॉन्ड प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ना, सॉलिड स्फीयर्स। तो फास्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन इजीली अटैच हो सकते हैं, और फ्लोरीन तो वैसे ही छोटे होते हैं तो 5 फ्लोरीन भी अटैच हो सकते हैं। अब आप बात करोगे ब्रोमीन की, हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो फास्फोरस के कंपैरेटिवली अगर आप ब्रोमीन का साइज देखो, या क्लोरीन के कंपैरेटिवली भी अगर आप ब्रोमीन का साइज देखो, तो ब्रोमीन का साइज इज लार्जर। ये हमारा फास्फोरस है एंड दिस इज ब्रोमीन।
3 ब्रोमीन लगाने के बाद में यू कैन ऐड 1 मोर ब्रोमीन, बट 5 ब्रोमीन तो इसके आसपास नहीं लगेंगे ना, ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। 5 ब्रोमीन यू कांट अटैच टू फास्फोरस, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, तो 5 ब्रोमीन फास्फोरस के आसपास नहीं रख सकते, क्योंकि फास्फोरस के आसपास उतनी स्पेस ही नहीं होगी। फास्फोरस तो छोटा है, तो उसके आसपास इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो 5 बड़े बड़े ब्रोमीन्स को एडजस्ट कर पाए अपने सराउंडिंग में, अपने सर्कमफ्रेंस में। तो इसलिए 5 ब्रोमीन फास्फोरस के साथ में नहीं लग सकते, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। अब आप खुद बोले इतने छोटे से स्फीयर के आसपास आप 5 बड़े बड़े स्फीयर्स एडजस्ट नहीं करवा सकते, आप 3 अटैच करवा सकते हो, एक साथ में फास्फोरस का लोन पेयर रहेगा, तो आप 3 ब्रोमीन अटैच करवा सकते हो। PBr3 एग्जिस्ट, बट PBr5 डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ब्रोमीन बहुत बड़ा है एंड फास्फोरस छोटा सा है, तो उसके आसपास में स्पेस ही नहीं है कि वो 5 ब्रोमीन लगा पाए। आई होप यू कैन इमेजिन दिस। और अगर आप आयोडीन की बात करें, आयोडीन तो वैसे ही साइज में बहुत बड़ा होता है, ब्रोमीन से भी बड़ा होता है, ब्रोमीन के नीचे आता है ना इन अ ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ब्रोमीन से भी नीचे आयोडीन आता है, तो ब्रोमीन का साइज तो इससे भी बड़ा, ब्रोमीन इज लाइक दिस, सॉरी आयोडीन, तो आयोडीन का साइज तो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन से भी नीचे आता है इन पीरियोडिक टेबल। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयोडीन इज ब्रोमीन से भी नीचे, तो अगर आयोडीन का साइज तो ब्रोमीन से भी ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो आयोडीन का साइज तो इट्स लाइक दिस, ये आपका फास्फोरस है, दिस इज योर आयोडीन। आप 3 आयोडीन एडजस्ट करवा सकते हो, 3 आयोडीन लग सकते हैं, 4th एंड 5th आयोडीन नहीं लगेगा। तो आयोडीन का साइज इतना बड़ा है, फास्फोरस के आसपास की स्पेस इमेजिन करो, 5 आयोडीन एक छोटे से फास्फोरस के आसपास नहीं लगा सकते हो, तो obviously Pi5 can't exist, and similarly PBr5 also can't exist, but PCl5 can exist, क्योंकि क्लोरीन एंड फास्फोरस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, तो आप फास्फोरस के आसपास में 5 क्लोरीन इजीली लगा सकते हो, मैंने लगा के भी दिखाया है। तो ऐसे आप चीजों को इमेजिन करो, तो PBr5 can't exist, Pi5 can't exist, तो इसलिए हम सिर्फ PCl5 से RCl फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि PBr5 doesn't exist, PR5 doesn't exist अपने साइज के कारण, ठीक है। You can just have this in your reaction. तो पेंटाहलाइड स्टैंडर्ड जी, फास्फोरस पेंटाहलाइड से आपने अल्कोहल बनाया, सिर्फ पेंटाक्लोराइड का ही आप यूज कर पाए। फास्फोरस ट्राइहलाइड से आपने ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन तीनों के हलोअल्केन फॉर्म कर लिए। अब जो आपके पास थर्ड एंड लास्ट अल्कोहल्स की रेंज में जो आपके पास मेथड आ रहा है, दैट इज बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। ओके, तो SOCl2 अल्कोहल प्लस SOCl3, इससे आप सिर्फ क्लोरोअल्केन्स ही फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन के लिए नहीं है, सो ये क्लोरोअल्केन्स के लिए ये मेथड आप यूज करते हो। सो RCl will be formed, which is chloroalkane, SO2 plus HCl। सब कुछ बैलेंस्ड है, यस, सभी एटम्स बैलेंस्ड है। तो ये हमारे पास ये पूरा रिएक्शन था। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप बोलोगे कि अगर हम PCl5 से PCl3 से क्लोरोअल्केन फॉर्म कर पा रहे थे, तो हमने ये थर्ड मेथड स्पेशली क्लोरोअल्केन के लिए क्यों यूज किया? SOCl2 से हमने क्लोरोअल्केन क्यों प्रिपेयर किया अगर हमारा सेकंड और फर्स्ट मेथड था? तो SOCl2 क्लोरोअल्केन प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। दिस थर्ड मेथड व्हिच वी हैव डन ना, ये क्लोरोअल्केन प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोरोअल्केन प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों ये सबसे बेस्ट मेथड है? क्योंकि इसमें जो आपके प्रोडक्ट है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये दोनों ही गैसेस हैं। बीइंग गैसेस, ये जब रिएक्शन होगी तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ना, ये दोनों गैसेस इजीली एस्केप हो जाएंगी, ये दोनों गैसेस इजीली एस्केप हो जाएंगी। गैसेस तो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, गैसेस को तो उड़ना ही होता है, तो गैसेस इजीली एस्केप हो जाएंगी और आपको ये जो RCl है ना, क्लोरोअल्केन है, ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी सब मेथड्स में क्या होगा, कोई आपका सॉलिड फॉर्म में बनता है, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज बनती है, तो आपको डिस्टिलेशन वगैरह करनी होती है, आपको सेपरेट करना होता है अपने प्रोडक्ट को बाकी बाय प्रोडक्ट्स से। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको SO2 एंड HCl बीइंग गैसेस इजीली बाहर निकल जाते हैं और आपको RCl प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो ये क्लोरोअल्केन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है थायोनाइल क्लोराइड को यूज करना। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें दोनों ही बाय प्रोडक्ट गैसेस हैं। तो आज के वीडियो में हमने अल्कोहल से हलो अल्केन्स बनाए। कमिंग वीडियोस में हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, हैलाइड एक्सचेंज से बनाएंगे एंड फैटी एसिड्स के सॉल्ट से बनाएंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हाइड्रोकार्बन से हम हलो अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।